Okay. So we have almost completed this error detection, है ना? ये वाला हम लोगों ने almost कर लिया था in previous class, नहीं? तो बोलो, हाँ ना, नहीं किया था? कर लिया था मैम। Till here we have done in the previous class. हाँ जी मैम। यहाँ पर ये लिखा था, मैंने तुम लोगों को बताया था, यहाँ पे ग्राउंड की जगह पे फ्लोर आएगा, है ना? मैम 41 बता दीजिए। 41 ही तो बता रही थी मनीषा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि लिखा है व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सॉ स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है बेटा, जब यहाँ पे रूम स्पेसिफाइड है तो रूम में ग्राउंड नहीं होता। ठीक है, सिंस रूम में ग्राउंड नहीं होता, हम यहाँ पे फ्लोर लिख रहे हैं। करेक्ट। सो उस रेस्पेक्ट में यहाँ पे सी गलत है और यहाँ पे फ्लोर आ गया। 37 का आंसर नो एरर है सोनाली, नो एरर इज द राइट आंसर। Ma'am, we usually think of grammatical error. We feel the sentence has no error. Nivedita, I'm really sorry, but I couldn't understand what you're trying to say. मैम 41st क्वेश्चन में तो वो हमें फ्लोर बनाना ना, ग्राउंड की जगह फ्लोर है, तो यूजुअली ग्रामेटिकल सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर ढूंढते हैं ना मैम किसी भी एरर डिटेक्शन में। तो नहीं, ऐसा किसने बोला? contextual and grammatically both in both sense it should be correct। ठीक है, जब भी आप एरर डिटेक्शन गुड आफ्टरनून कृतिका, जब भी आप एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ऐसा कभी भी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसमें ग्रामर बेस्ड एरर ढूंढोगे। वहां पर आपका पता है, एक बार आपके एग्जामिनेशन में एसएससी सीजीएल के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि कल्पना चावला जी, मैं बता रही हूँ, कल्पना चावला is an astrologer who something like went to the moon, ऐसा करके वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये एरर फाइंड करना है कि कल्पना चावला जो है वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो एस्ट्रोनॉमर थी। तो यहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजर हटा के एस्ट्रोनॉमर करोगे। तो जो नाउन बेस्ड एरर होते हैं ना, नाउन बेस्ड एरर, वो आपका इस पे बेस्ड आता है। वहां पे इट इज नॉट कि वो पूरा ग्रामेटिकल रूल पे बेस्ड आएगा। ये आपका नाउन बेस्ड एरर कंसिडर किया जाता है, ये भी नाउन बेस्ड एरर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बट नाउन बेस्ड एरर इज नॉट only like it will be based on noun based rules, है ना, वो conceptual based भी हो सकता है। ओके मैम, ठीक है। मनीषा हैड सीन नहीं होगा क्या? बेटा हैड सीन ना यहाँ पर हम नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, जब ये व्हेन लिखा हुआ है तो ये बताने का कोशिश कर रहा है कि ये एक्शन हुआ और उसके जस्ट बाद ये एक्शन हुआ। ठीक है, और तो उस रेस्पेक्ट में फिर हम इसको फर्स्ट एक्शन सेकेंड एक्शन के टर्म में डिफाइन ना करते हुए हम यहाँ पर हैड सीन नहीं लगाते हैं। ठीक है, जब आप हैड सीन लगा रहे हैं या सिंपल पास्ट टेंस लगा रहे हैं तो हम वहाँ पे फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे घुसे वैसा ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं मनीषा, इस वजह से हम यहाँ पर हैड सीन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी ना कि ऑलवेज ऐसा हो। सो उस रेस्पेक्ट में उमंग, मुझे एक बात बताओ कि तुमने जो मुझे वो भेजा था
पैसेज जो मैंने ऐसे लिखने को बोला था, वो 1 पेज का था कि 2 पेज का था? 1 पेज का था मैम। 1 पेज का था, ठीक है। तो फिर मुझे पता चल गया। एक्चुअली मेरे पास 4 ऐसे आया, अनिमेश का, तुम्हारा, निवेदिता का और पूर्वी एक बच्ची है उसका। अब उसमें अनिमेश और निवेदिता का तो वो पीडीएफ बना हुआ था, तो मुझे पता चल गया। तुम दोनों का फोटो क्लिक किया हुआ था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन किसका है, ठीक है। तो वहां पर अपना अपना नाम मेंशन कर देते तो इट वुड बी लाइक वेरी हेल्पफुल। शायद मैंने पेज के ऊपर नेम लिखा था और फिर ही फोटो खींची थी। आई डोंट रिमेम्बर। हाँ मैंने लिखा हुआ है वैसे। नहीं, शायद वो कट हो गया था, मैंने बाद में क्रॉप की थी वो फोटो, शायद वो कट हो गया था। तो मैंने रोमा मैम को ही नीचे लिख के भेज दिया था, उमंग बैच 7 दिसंबर। तो आई थिंक उन्होंने वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया। मुझे लगा था कि ये कंफ्यूजन हो सकती है, सॉरी। एक्चुअली रोमा मैम मुझे मेल करती हैं आपके पीडीएफ, तो वहां पे वो कैसे लिखेंगे? उन्होंने मुझे लिखकर भेजा कि इसमें पूर्वी का है, अनिमेश का है, उमंग का है। अब उसमें 2 ऐसे फोटोज आ गए, ऐसे फोटोज थी मेरे पास। अब इसमें मैं कैसे डिफरेंशिएट? हैंड राइटिंग होगी वो मेरी ही होगी, मेरी बहुत गंदी। हाँ मनीषा, मैंने आप कल रोमा अभी मैम को मुझे भेजा था, तो वो आज रात तक मिल जाएगा। क्या इसका नाम है? मनीषा, मुझे तुम्हारा पीडीएफ मिल गया है, डोंट वरी। सबसे सुंदर हैंड राइटिंग वाली मेरी है, ये तुम गलत फहमी में जी रहे हो अनिमेश। हाँ, बट ये मैं जरूर बोलूंगी कि अनिमेश ने जो आंसर किया था ना, वो बहुत फैक्चुअल बेस्ड था। जैसे कि शायद निवेदिता ने ऐसा लिखा था कि अमेज़न जो है वो सबसे पहला ई कॉमर्स है, लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेज़न सबसे पहले ई कॉमर्स है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बहुत ही बेवकूफी है। अमेज़न बहुत बाद में आया है। तो अनिमेश का सिर्फ मुझे ऐसे मिला था जिसमें ये लिखा हुआ था कि IRCTC जो है वो सबसे पहले आया था। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। IRCTC ने बेसिकली ई कॉमर्स के जो बात एक्चुअली व्हाट इज ई कॉमर्स, उसको उन्होंने फ्लरिश किया था, वहां से वो स्टार्ट हुआ था ई कॉमर्स की जो चीजें हैं, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने मुझे वो अमेज़न लिख के दिया है, तो मैं बड़े प्यार से आप लोगों को। हेलो मैम। हाँ बोलो मैम तो मैंने बेटा भी उसमें भेजा भी था मैंने रोमा बेटा मैम आपको को। फ्लिपकार्ट, हाँ मनीष मुझे आपका भी मिल गया बेटा। ओके। उसमें भी अगर आप उसमें भी शॉपिंग साइट में भी बात कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट इज फ्लिपकार्ट। मेरा ब्लैक पेन से लिखा था ऐसे। रितेश, तुम्हारा ऐसे तो मैं अभी तक पढ़ नहीं पाई हूँ, पता है क्यों? तुम्हारा ऐसे जो मेरे पास आया है वो ऐसे आया है, बताती हूँ। मैम तो रोमा मैम ने मैसेज किया कि मेरा ग्रामेटिकल एरर था। मुझे सुनो रुको हाँ इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, है ना। रितेश का ऐसे मेरे पास ऐसे आया है, ये 1 पेज है, फिर ये 2nd पेज है, ये ऐसे उन्होंने 6 पेज मुझे भेजे, सॉरी 5 पेज उन्होंने मुझे भेजे हैं। जो फर्स्ट पेज है उसका कुछ वर्ड ऊपर से कटा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। 2nd पेज में जो लिखा हुआ है वही कंटेंट यहाँ भी लिखा हुआ है, वही कंटेंट यहाँ भी लिखा हुआ है, और जो एंड पेज है, जो लास्ट पेज है, उसमें कंटेंट ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। अब बेटा ये मैं चेक कैसे करूंगी? मुझे तो ना यही नहीं पता चल रहा कि फर्स्ट पेज कौन सा है, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है यार, प्लीज ऊपर में से ना पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 ऐसे करके इमेज भेजा करो कि मुझे भी उसको कंपाइल करने में थोड़ा आसानी हो, या फिर आप खुद ही उसका PDF बनाकर मुझे शेयर किया करो। बड़े आराम से गूगल में जाओगे ना, गूगल में जाके लिखोगे कि JPG टू PDF कन्वर्टर, तो वो ना आपको मिल जाएगा, फ्री है ये, इसका कोई चार्जेस नहीं है। अब वहाँ पे सारे जितने भी आपने इमेजेस क्लिक करने जो आपने मुझे भेजना है वो आप वहां पर अपलोड कर दो, वो आपको PDF बना के दे देगा, और वो PDF आप मेरे साथ शेयर कर दो, वो मुझे पढ़ने में बड़ी आसानी होगी, अगर वो 1 पेज से ज्यादा का है तो। ठीक है रितेश? मैडम मेरा वाला मिला आपको? हाँ नहीं, तुमने कल भेजा है ना रोमा को? हाँ तो आज मिलेगा। आपने किया था वो किसी और का था, इसका मतलब ग्रामेटिकल एरर। बेटा वो ग्रामेटिकल एरर वो मैम बोल ही नहीं सकती, क्योंकि जब मैंने चेक ही नहीं किया है तो मैं ग्रामेटिकल एरर कैसे बताऊं? बट मुझे मैसेज आया था कि रितेश तुम्हारा ग्रामेटिकल
से कुछ गड़बड़ वाली गलती से मैंने किसी और बच्चे के लिए बोला होगा, उसको हाँ। तुमने भेज दिया होगा शायद बाय मिस्टेक। अच्छा, यहाँ पर अब श्रुतिका की बारी है। श्रुतिका एक बात बताओ, अब मैं भूल गई इसके ऐसे में मुझे इसको क्या बताना था। इसने कुछ बड़ी बड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स करी हुई हैं, अब मैं देख कर बताऊंगी। मैं भूल गई, मैंने परसों पढ़ा था इसका इससे। मैम मेरे वाला पढ़ा क्या? हाँ बेटा, तुम्हारा वाला भी पढ़ा है। मतलब कोई कमेंट पढ़ा है। नहीं आया, बहुत बकवास था या ओके या कैसे? बेटा मैं ना तुम्हारे ऐसे के नीचे एक कमेंट लिखकर उसको ना वापस भिजवा दूंगी। ओके ठीक है। ठीक है, पब्लिकली डिस्क्लोज करने से क्या फायदा है ना। मतलब ज्यादा ही कुछ था, ठीक है। नहीं, एक्चुअली ज्यादा वाली बात नहीं है बेटा। मेरे पास इतने पेपर्स है ना, इतने पेपर्स मेरे पास आ चुके हैं, तुम्हारे बैच का भी है, 3 to 5 बैच का भी है, कि मैंने ना चेक तो मतलब मैंने पढ़ तो सारे लिए हैं, लेकिन मैं ना एकदम स्टूडेंट वाइज उसको डिस्टिंग्विश करके अभी नहीं बता पाऊंगी कि बेटा तुम्हारे ऐसे में ये एरर था, तुम्हारे ऐसे में एरर, क्योंकि वो पूरा मिक्स एंड मैच हो चुका है। तो वो ना वो नीचे ही लिख कर भेज दो तो वो बेटर रहेगा। अदरवाइज किसी और का तुम्हें बता दिया और तुम्हारा किसी और को बता दिया, उससे क्या फायदा। अनिमेश को मुझे इसलिए याद है ना, वो IRCTC वाला, क्योंकि उसका सबसे पहला ऐसे है जो मेरे पास आया था, तो मैंने उसको बड़े ध्यान से पढ़ा। हो क्यों नहीं, बहुत पंक्चुअल हैं आप। चलो ठीक है, अब शुरू कर। मैम आप तो हाँ हम वेट कर रहे हैं, कट ऑफ निकलेगा, कब नंबर मिलेंगे? कट ऑफ निकलेगा आज पक्का निकलेगा। आज मैं 5 बजे के बाद, 5 बजे मेरी क्लास ओवर हो जाएगी सारी, उसके बाद मैं बैठ के आज कट ऑफ ही निकालूंगी। ठीक है, फिर मतलब कल की क्लास में बताओगे जब भी है हाँ, क्लास में? मतलब अच्छा, आज नहीं कल ही है, तो मेरी रेगुलरली क्लास है टिल सैटरडे आई गेस। लेट्स सी। ओके मैम। आई नो, बट इतनी कॉपीज है ना बेटा कि चेक भी नहीं हो पा रही है ना, विद क्लासेस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलो अभी क्या करना है कि लास्ट स्लाइड है हमारा नाउन बेस्ड एरर का। लास्ट स्लाइड हम लोग अभी कर रहे हैं, जो तुम्हारा SBA टेंस और नाउन बेस्ड एरर है। तो ये आखिरी के 5 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद वो जब आपका 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग आज क्लोज टेस्ट का बेसिक डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ना, 3 क्लोज टेस्ट अपलोडेड है। तो मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ क्लोज टेस्ट क्या होता है, हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट मैं बता दूंगी, ठीक है। एंड फ्रॉम, अगर आज टाइम बचेगा तो आज से, नहीं तो कल से वी विल सॉल्व ईच टाइप ऑफ क्लोज टेस्ट डेली, ठीक है। ईच टाइप ऑफ क्लोज टेस्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद उसी पैटर्न का बेस जो आपका क्लोज टेस्ट होगा, डाटा आई गिव यू एज होमवर्क, तो उसको आप लोग कर लेना, और क्लोज टेस्ट एक टॉपिक जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आई वुड से कि जब ये खत्म हो जाए तो आफ्टर दैट की प्रैक्टिसिंग यार। मैम की ये क्लोज टेस्ट बहुत छोटा टॉपिक है क्या? किसने बोला ये? मैं पूछ रहा हूँ। हाँ मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट इट विल टेक 4 to 5 क्लासेस। ओके, थैंक यू। 4 to 5 क्लासेस ले लेगा ये। एक बार ये स्लाइड शो हो रही है, इसमें 38 बता दो प्लीज। 38 बता दो? यस मैम। बेटा इसमें कुछ नहीं है, देखो मैं तुम्हें समझा देती हूँ, उसको मिटाते पहले। मैंने ना एक कंसेप्ट बताया था पिछली क्लास में आप लोगों को, जो पता नहीं सबको याद है कि नहीं याद है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट इसमें कंसेप्ट ऐसा था कुछ कि जैसे कि मान लो हम बोलते हैं ना, ही इज ब्लाइंड पर्सन, ठीक है, या फिर हम बोल रहे हैं he is a rich guy। तो यहाँ पर ब्लाइंड और रिच क्या है? एडजेक्टिव है जो ही की क्वालिटी बता रहा है ना। ब्लाइंड और रिच एडजेक्टिव है जो ही की क्वालिटी बता रहा है। अब अगर मान लो एडजेक्टिव के साथ आप कभी भी द आर्टिकल लगा देते हो ना, एडजेक्टिव के साथ आप कभी भी द आर्टिकल लगा देते हो, तो वो आपका प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है। वो आपका प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है,
ठीक है, अब जैसे कि मैंने कभी बोल दिया कि द ब्लाइंड, तो प्लूरल कॉमन नाउन बन गया, मतलब वो जितने भी ब्लाइंड कम्युनिटी है उनको डिफाइन करने लग जाता है। ठीक है, उनको डिफाइन करने लग जाता है। अब तुम कह रहे हो द ब्लाइंड्स लाइफ, ठीक है, यहां पर तुमने लिख रखा है दे, तो डेफिनेटली आप एक बंदे की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे जब द आर्टिकल लगा दिया है तो आप पूरे के पूरे ब्लाइंड कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो आप वहां पे वहां पर आप एक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आप अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा ही नहीं सकते, ठीक है। और चूंकि ये द प्लस एडजेक्टिव, मतलब ये जो ब्लाइंड है ये खुद ही प्लूरल होता है, ठीक है, तो हम इसके साथ ये जो द प्लस एडजेक्टिव बन के जो प्लूरल कॉमन नाउन बनते हैं, इसको सिंपली याद करो, इसका कॉम्प्लिकेशंस में मत जाओ। द प्लस एडजेक्टिव मिलके जो प्लूरल कॉमन नाउन बनता है ना, उसके साथ हम पजेसिव केस यूज नहीं करते। ओके, उसके साथ हम पजेसिव केस ऑफ नाउन यूज नहीं करते। मैं टेक्निकलिटी में जा रही थी कि क्यों यूज नहीं करते, बट ठीक है, उसको फिर ज्यादा तुम लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कंफ्यूज हो गए, तो इसको ऐसे याद कर लो कि द प्लस एडजेक्टिव लगाकर जब प्लूरल कॉमन नाउन बनता है तो हम उसके साथ पजेसिव केस ऑफ नाउन यूज नहीं करते, तो इस वजह से यहाँ पर ये पजेसिव केस ऑफ नाउन नहीं यूज होगा, और यहाँ पर आप लिखोगे द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। ओके मैम, ओके, ठीक है, तो इसका जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में। चलो, सो लास्ट 5 क्वेश्चंस फास्ट, सब कोई करो। मैम थोड़ा सा जूम हो सकता है? मैम थोड़ा बड़ा कर दो। हो गया? बोलो। यस मैम, यस मैम, गुड इनफ टू सी। Very good, Nivedita. Very good. So speed is increasing. I can see that. Guys, done. Animesh, Chelsea, Deepak, Kananika, Krishna. Done, madam. अरे बाप रे। Manish, Manisha, Puneet. Okay, so all of you are done. Okay, so according to you guys, what is the answer for question number 42? A. Okay. दीपक का कहना है ए, चेल्सी का कहना है सी, श्रुतिका का कहना है डी, अनिमेश का कहना है डी। तो ए, सी और डी में वैरी कर रहा है, ए सी डी में वैरी कर रहा है आंसर। अच्छा, अब डी वालों का तो कुछ कह ही नहीं सकते भाई, क्योंकि जब नो एरर है तो फिर नो एरर है ना। चेल्सी, हम इसको केम को कम क्यों कर देंगे भाई, जब दोनों पास्ट टेंस में ही है,
कि the angry mob attacked the army soldier, ये भी तो past tense में है. when they come to arrest the terrorist with past tense के साथ, तो हम कभी भी present tense use नहीं करते, so definitely ये past tense में ही होगा. फिर से आपने वही कंसेप्ट लगाया कि हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने वो बताया था कि when क्या था यार वो स्नेक क्रॉलिंग वाला, फिर हम वहां पे हर वक्त when को यूज ही मत करो ना, when को यूज ही मत करो उस रेस्पेक्ट में, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन के रेस्पेक्ट में. तुम लोग सिर्फ उस रेस्पेक्ट में क्यों देख रहे हो जब उस रेस्पेक्ट में लगाना ही नहीं है. अच्छा, तो इसमें जो तुम्हारा करेक्ट आंसर है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. केवल 2 बच्चों का सही है, रघुनीत और दीपक. कोई जानना चाहता है कि ए क्यों करेक्ट है, कि समझ में आ गया खुद ही अपनी मर्जी से? नहीं मैम बता दो. मैम क्योंकि मॉब्स आएगा इसलिए. नहीं बेटा, मॉब का मतलब क्या होता है? मैम बेसिकली उत्तेजित भीड़, एंग्री. उत्तेजित भीड़, जिसको हम अच्छे लैंग्वेज में बोलते हैं गुस्से वाली भीड़. ठीक है, अब गुस्से वाली भीड़ है तो वो तो ऑलरेडी गुस्से में है ना, फिर उसके साथ एंग्री क्यों लगा रहे हैं? अरे लगेगा ही नहीं बेटा, क्यों लगेगा? क्योंकि मॉब का मतलब ही होता है गुस्से वाली भीड़, तो उसके साथ अगर आप और एंग्री लगा रहे हो तो यू आर मेकिंग दिस सेंटेंस अ सुपरफ्लुअस, क्योंकि एंग्री जो वर्ड है वो मॉब के मीनिंग में ही घुसा हुआ है. एंग्री जो वर्ड है वो मॉब के मीनिंग में ही घुसा हुआ है. मॉब का मतलब ही होता है गुस्से वाली भीड़, तो वहां पे अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं है. और ये ना तुम्हारा SBI PO 2018 में भी आया हुआ है. तुम्हें पता है ये तो SSC सीजन में आया हुआ था, दी एंग्री मॉब. SBI PO 2018 में लिखा हुआ था कि द ब्लंडर मिस्टेक कमिटेड बाय हिम, द ब्लंडर मिस्टेक कमिटेड बाय हिम. तो अब बेटा यहाँ पर भी आपको ये समझने की जरूरत है कि ब्लंडर का भी मतलब होता है मिस्टेक, और मिस्टेक का भी मतलब होता है मिस्टेक. तो दोनों को साथ में कभी भी यूज नहीं करते. यहाँ पर मिस्टेक नहीं आएगा, या तो आप बोलोगे द ब्लंडर या तो आप बोलोगे द मिस्टेक. यू आर मेकिंग दिस सेंटेंस सुपरफ्लुअस. यस, हाँ, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन है, एकदम सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, द एंग्री मॉब. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 43 करना पड़ेगा ना, इसलिए तो आज ज्यादा नहीं दिया. वेरी गुड, एब्सोल्युटली. यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट थी, क्योंकि कजन और सिस्टर साथ में नहीं आता, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सिस्टर हटा दोगे, है ना. कजन के साथ हम कभी भी ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाते, तो यहाँ से आप सिस्टर वर्ड को हटा दोगे. माई कजन इज अ टीचर एंड शी टीचेस हर चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स टू. ठीक है, एब्सोल्युटली, वेरी गुड. व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 44? इसका भी आंसर तुम लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, मजबूरी है. सी. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे. द क्रिश्चियंस, द सिख्स, द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज ही बोलते हैं, क्योंकि वहां के सारे लोगों को बता रहे हैं. द क्रिश्चियन बोलेंगे ना तो वहां पे द क्रिश्चियन अगर बोलेंगे ना तो हम रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस रिलीजन के सारे पीपल के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे जब पीपल को डिफाइन करते हैं तो एस लगता है. इस वजह से ये हो जाएगा द क्रिश्चियंस, द सिख्स, द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज आर ब्रदर्स, सो दे लव वन अनदर. बेटा अगेन ये नाउन बेस्ड एरर है जो शायद किसी को पता ना हो, लेकिन ये एसएससी से में बड़ा पूछा जाता है तुम्हारा. एसएससी के पेपर में, सीजे ही नहीं, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, कुछ भी ले लो, सब में पूछा जाता है. और बैंक में भी तुम्हारा आया हुआ है ना.
क्योंकि ये देखो इसमें 5 ऑप्शन है ना, ये प्रीवियस या लास्ट क्वेश्चन है बैंकिंग का फिर, बट ये एसएससी में भी आता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नहीं बच्चे, ईच अदर जो होता है वो 2% के लिए लगाते हैं, है ना, और 2 से ज्यादा के लिए हमेशा वन अनदर लगता है। अब यहाँ पे तो सबके बारे में बात कर रहा है, तो वन अनदर तो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है। बेटा ब्रदर जो वर्ड है ना, ब्रदर्स, दिस इज ऑलवेज यूज्ड इन ब्लड रिलेशन, दिस इज ऑलवेज यूज्ड इन ब्लड रिलेशन। अब क्रिश्चियन, सिख्स, मुस्लिम, हिंदूज ब्लड रिलेशन में है? What do you think? They are in blood relation? No. Since they are not in blood relation, और हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आप भाई भाई, ये सारे भाई भाई है, तो वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो जब भी हम भाई भाई या भाईचारा डिफाइन करते हैं, हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ब्रेथरेन। ठीक है, जब भी हम भाई भाई या भाईचारा डिफाइन करते हैं तो हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ब्रेथरेन। ब्रदर्स जो वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ब्लड रिलेशन में यूज किया जाता है। एकदम सेम कंसेप्ट पे बच्चे, एक आपका वर्ड है ओल्ड, जैसे ओल्ड है, ठीक है बेटा, वहां ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दोनों यूज करते हैं ना, तो हम बोलते हैं भाई और बहन है, ठीक है। लेकिन जब आप इंडिविजुअली सारे रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आप उनके बीच का भाईचारा बता रहे होते हैं। तो जब वो आपका डिफाइन होता है ना, तो आप वहां पर ब्रेथरेन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। उनके बीच का आप लव और रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, फाइन। अब देखो, अब जैसे कि हाँ, अब जैसे कि ये ओल्ड है, तो ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री सब जानते हो ना। तो अगर मैं ओल्ड का कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री पूछूं, तो सब कोई जानते हैं कि ओल्ड का ओल्डर और ओल्डेस्ट होता है ना। ओल्ड का ओल्डर और ओल्डेस्ट होता है, लेकिन बिल्कुल ओल्डर के जगह पे हम यहाँ पर एल्डर भी लिख सकते हैं और एल्डेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओल्ड का ओल्डर और एल्डर दोनों होता है, और सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट दोनों होता है। अब बेटा ये जो यहाँ पर तुम्हारा एल्डर और एल्डेस्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन में आता है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं ये कह रही हूँ ना कि मैं अनिमेश से या मैं चेल्सी से बड़ी हूँ, तो आप यही बोलोगे कि मैम इज ओल्डर देन आई, ठीक है, मैम इज ओल्डर देन आई। अब वहां पर एल्डर नहीं लगाओगे, लेकिन कोई तुम्हारे घर में बड़ा है, मान लो तुम अपने भाई के बारे में बात कर रहे हो, तो क्या बोलोगे? ही इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है, ही इज एल्डर देन आई। तो हम ये यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी ब्लड रिलेशन की बात हो रही होगी तो एल्डर या एल्डेस्ट लगाते हैं, और नॉर्मली आप किसी को भी अपने से बड़ा बता रहे होते हो तो आप ओल्डर या ओल्डेस्ट लगाते हो। इन अ सिमिलर मैनर ये जो ब्रदर्स होता है ये ब्लड रिलेशन में यूज होता है, और ब्रेथरेन जो होता है वो किसी भी चीज के लिए, कोई भी चीज में अगर आप लव, प्यार और रिलेशनशिप ये डिफाइन करना चाहते हो तो आप वहां पे ब्रेथरेन वर्ड को यूज कर सकते हो। तो पॉइंट क्लियर है सबको, समझ में आया? Now, question number 45. A. Very good. A में क्या एरर है? Very good. Shoal. Shoal is the word used for fishes. ठीक है, और wolves के लिए we use pack. जैसे कि फ्लावर के लिए we use bouquet of flowers ना, वैसे ही fishes के लिए we use shoal of fishes, wolves के लिए we use a pack of wolves, ठीक है। तो यहाँ पे जो shoal word use है that is incorrect, you will use a pack of wolves. जो बोलते हैं ना झुंड को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि शीप है, SHEEP, तो आप क्या यूज करोगे? शीप के साथ आप क्या यूज करोगे? हर्ड यूज कर सकते हो,
या फिर फ्लॉक वर्ड यूज कर सकते हो, फ्लॉक ऑफ शीप या फिर अ हर्ड ऑफ शीप। ठीक है, अगर मान लो कि यहीं पर शिप है, SHIP, तो फिर क्या यूज करोगे? फिर भी गलत कर दिया होगा, नहीं सही किया है? फिर ठीक है, हाँ जी, शीप के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लीट ऑफ शीप। अच्छा, और एक बात बता दो, एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं? अगर झुंड में एलिफेंट जा रहा हो तो उसको क्या बोलोगे? ना ना, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस है मेरे को तुम पे। मेमोरी? मेमोरी ऑफ एलिफेंट नहीं, परेड। परेड ऑफ एलिफेंट। ठीक है, तो ऐसा है, तो उसके हिसाब से हम लोगों का यहाँ पे बस शोल गलत है, तो हमने यहाँ पे पैक लगा दिया। 46 की बात करो, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 46? The judge ordered that the iron of accused should be removed. सी, बहुत सारे सी आ चुके हैं हमारे पास, और सी एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि बेटा आयरन जो वर्ड है ना, उसका मतलब क्या होता है? आयरन का मतलब क्या होता है? मेटल होता है, जो लोहा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लोहा को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं आयरन ऑफ अक्यूज को रिमूव करने की बात कर रहे हैं, मतलब जो अक्यूज के हाथों में जो बेड़ियां लगी हुई है उसको रिमूव करने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, आयरन मतलब जो हैंडकफ्स, या फिर आप उसको चेन्स बोल सकते हो, क्योंकि कुछ अक्यूज होते हैं वो चेन्स में बंधे होते हैं। तो जैसे आयरन जो होता है वो लोहा होता है, मेटल, लेकिन ना कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें एस लग जाते हैं ना, तो वो अपना मीनिंग बदल देते हैं। तो जैसे आयरन में जैसे ही एस लग गया ना, तो वो अपना मीनिंग बदल देता है और उसका मतलब हो जाता है चेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम आयरन्स कर देंगे। जैसे कि इसमें मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ जिससे तुम्हारे अंदर क्लैरिफिकेशन और आ जाए ऐसे वर्ड्स का। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैं कह रही हूँ एडवाइस, ठीक है, अब अगर मैं एडवाइस बोल रही हूँ तो एडवाइस का मतलब क्या होता है? टू काउंसल समथिंग, आई हैव टेकन हिज एडवाइस। ठीक है, तो मैंने उससे क्या करा? उससे काउंसलिंग ले ली, मैंने उसका राय जान लिया, मैंने उसका मशवरा ले लिया। ठीक है, अब अगर मैं इसी में कहती हूँ ना एडवाइजेस, CES लगा दिया, ये तो सब कोई को पता है कि EDVICE एडवाइज इज अ नाउन एंड ADVISE एडवाइज इज अ वर्ब, है ना? अब ये जो नाउन वाला पार्ट है वो अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो किसी का सलाह, काउंसिल टाइप का। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे CES लगा दिया ना, तो यही एडवाइजर्स जो है ये इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, यही एडवाइजर्स जो है ये इंफॉर्मेशन बन जाता है। जैसे कि आप बोलते हो अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? What do you mean by the word authority? higher power. चलो अथॉरिटी से एक सेंटेंस बनाओ। हाँ, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, नोटिस। What do you mean by this word authority से एक सेंटेंस बनाओ।
श्रुतिका यहाँ पर द हायर अथॉरिटीज नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी जो वर्ड होता है ना, वो आप पावर या कमांड के टर्म में बात करते हो, ठीक है, पावर या कमांड के टर्म में बात करते हो। जो अथॉरिटीज होता है ना, जो अथॉरिटीज होता है, ये पर्सन इन पावर डिफाइन होता है। जैसे कि लिखा है, निवेदिता ने लिखा है, he had the authority to make decision, he had the power, he had that command to do something, ठीक है। लेकिन जब आप the higher authorities बोल रहे हो ना, तो आप बता रहे हो कि जो पर्सन है पावर में, उन्होंने ये नोटिस रिलीज किया, ठीक है। तो ये IES जो हमने यहाँ पर S लगा दिया, उससे इस नाउन की इंडिविजुअल मीनिंग जो है वो चेंज हो गई। तो उसी तरीके से बेटा आयरन जो वर्ड है वो मेटल के टर्म में यूज होता है, उसके साथ जब हम S लगा देते हैं तो वो चेंज के टर्म में यूज होता है, ठीक है। उस रेस्पेक्ट में हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, इट शुड बी आयरन्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आया ना कि बेटा नाउन बेस्ड एरर्स किस तरीके से आपको किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रूल बेस्ड हो, ठीक है। वो दूसरे टर्म्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं और इस तरीके से भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। 5 में से कितने सही हुए? 3 4 4 3। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई होप अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टेंस और नाउन में। व्हाट डू यू थिंक? है थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कि हाँ जी अब हम कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस और करेंगे तो नहीं? चल, बस यही मुझे चाहिए था, ये प्रैक्टिस सेशन जो मैंने 3-4 दिनों का रखा, इससे मुझे बस यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर चाहिए था। अब उसके बाद बच्चे आ जाते हैं क्लोज टेस्ट में, ठीक है। और सारे तो मेरा जो मिलेंगे क्या क्या रितेश? और सेंटेंसेस कहाँ पे मिलेंगे जैसे कि रिवाइज के लिए? बेटा रिवीजन के लिए जो इसकी क्या बोलते हैं असाइनमेंट्स है ना, वो ऑलरेडी मैंने ई लर्निंग पोर्टल पे अपडेट कर रखी है, अच्छा ठीक है। तो आप ई लर्निंग पोर्टल से असाइनमेंट्स डाउनलोड कीजिए, वहां पे सॉल्यूशंस भी पड़े हुए हैं, आप सॉल्यूशन से आराम से उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, यू आर वेलकम। अब बेटा क्लोज टेस्ट होता क्या है, जैसे कि ना तुम लोगों को पता होगा कि हम लोग अभी सैटरडे कॉम्प्रिहेंशन कर रहे थे ना। पिछले सैटरडे हम लोगों ने क्या बोलते हैं वो मीन्स बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन किया था, जो अभी पिछला जो प्रीवियस सैटरडे था। तो बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा कि कॉम्प्रिहेंशन किस पे बेस्ड है। कॉम्प्रिहेंशन, हाँ भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो बेसिकली तुम्हारा रीडिंग स्किल पे डिपेंड करता है। बेटा जब हम क्लोज टेस्ट की बात करते हैं ना, तो क्लोज टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपका रीडिंग, जिसके लिए आपका रीडिंग स्किल और वोकैबुलरी दोनों में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तो फिर आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। इसमें कोई झूठ वाली बात ही नहीं है कि मैं तुम्हें एक झूठा दिलासा दे दूं कि हाँ तुम लोग एक्सपर्ट नहीं हो फिर भी कर सकते हो, नहीं कर पाओगे बच्चे, है ना। कई बारी आप कर भी सकते हो, कई बारी आप नहीं भी कर पाओगे, कई बारी ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही चल रहा है, ठीक है। अभी दिखाती हूँ अनिमेश, अभी दिखाती हूँ कैसे कैसे आता है, ठीक है। तो इसमें मतलब कई बारी अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कई बारी ऐसा होगा ना कि भैया इसमें क्या चल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो इसलिए ना सबसे पहले वैरायटी को समझ लो। जो सबसे पहला वैरायटी ऑफ क्लोज टेस्ट होता है ना, उसमें ऐसा होता है, मैं तुम्हें पैराग्राफ वाइज दिखाती चलती हूँ, ठीक है। ये देखो, जैसे ये तुम्हारा सबसे पहला वैरायटी ऑफ क्लोज टेस्ट है।
अब इसमें क्या है कि आपके पास एक पैराग्राफ गिवन है, एक पैसेज गिवन है, ठीक है, जिसमें बीच बीच में ब्लैंक्स है। अब ब्लैंक नंबर 1 के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सूटेबल है फॉर ब्लैंक नंबर 1, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर आपका ब्लैंक नंबर 2 के लिए है, 3 के लिए है, 4 के लिए, एंड सो ऑन इट विल बी फॉर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वेराइटी ऑफ क्लोज टेस्ट, ठीक है। नाउ लेट्स सी सेकंड वन। सेकंड वैरायटी ये है जो आपका IBPS PO मेंस 2017 का क्लोज टेस्ट है। इसमें देख रहे हो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है, लेकिन हर ऑप्शन में 2 वर्ड्स है, ठीक है। हर ऑप्शन में आपके पास 2 वर्ड है और आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसका दोनों वर्ड इसी पर्टिकुलर ब्लैंक में फिट आए, ठीक है। यू नीड टू चूज एन ऑप्शन जिसके दोनों वर्ड्स, बोथ द वर्ड्स विल बी सूटेबल इन ब्लैंक नंबर 1 ओनली, ठीक है। वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हर ऑप्शन में 2-2 ब्लैंक है, वैसे ही आपको वैसा ऑप्शन चूज करना है जो क्वेश्चन नंबर 2 के ब्लैंक में दोनों वर्ड फिट आए। सेम विथ 3, 4, 5 एंड 6। So this is the second variety of cloze test, जिसमें in each option there will be 2 words. Clear with this? ये बात समझ में, इसको कैसे करना है? नहीं आया? अभी करना कैसे ये तो बताया ही नहीं है, लेकिन वैरायटी तो समझ में आ गया ना, क्लियर है ना? कुछ तो बोलो यार, आवाज नहीं आ रही क्या? यस मैडम। कैसे से हो सुस्त से, बुलवाना पड़ता है। अब उसके बाद आ जाओ, अब ये तो छोड़ दो, ये तो प्रपोजिशन बेस्ड है। अब थर्ड वैरायटी ऑफ क्लोज टेस्ट दिखाती हूँ बेटा। थर्ड वैरायटी ऑफ क्लोज टेस्ट ना यहाँ पे शायद मैं लेकर आना भूल गई। थर्ड वैरायटी ऑफ क्लोज टेस्ट में क्या होता है ना कि बेटा इसी के तरीके से होते हैं। अच्छा, थर्ड वैरायटी ऑफ क्लोज टेस्ट में क्या होता है अगेन कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस पैराग्राफ में मतलब मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर ब्लैंक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके लिए आपके पास 5 ऑप्शन है, ठीक है बेटा। यहाँ पर ब्रैकेट में आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 4 वर्ड होगा, कोई भी 4 वर्ड आप चूज कर, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर 5 होगा ना, जैसे ये A, B, C, D, E होता है, ठीक है, तो E में लिखा हुआ होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, या नो करेक्शन मत बोलो, नो चेंज रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो वर्ड यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि यही वर्ड फिट आएगा तो सीधा सीधा इसको, तो फिर आप सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 5 पे टिक कर दो, ठीक है। अगर आपने लगता है कि ये वर्ड फिट नहीं आएगा, इन चारों में से कोई ऑप्शन होगा, तो फिर आप ABCD के अकॉर्डिंग चूज कर लो। ये कुछ है नहीं, ये ऑप्शन नंबर 5 का वर्ड को बस यहाँ पर उठाकर लिख देते हैं और यहाँ पे नो चेंज रिक्वायर्ड कर देते हैं, जस्ट टू कंफ्यूज यू पीपल। इसमें कुछ अलग से लॉजिक नहीं आ रहा, बात समझ में आ रही है? इसमें कोई अलग से लॉजिक नहीं है। सो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। ये वर्ड को उठा के क्वेश्चन नंबर 5 में कर दो, ये तुम्हारा जो सिंगल पैसेज कॉम्प्रिहेंशन था उसी पे बेस्ड हो जाएगा, सिंगल पैसेज क्लोज टेस्ट के अकॉर्डिंग। जो बेटा फोर्थ वैरायटी ऑफ क्लोज टेस्ट है ना, वो सच में वैरायटी ऑफ क्लोज टेस्ट ऐसा है कि अगर वो आया एग्जाम में तो तुम लोगों को लगेगा कि बाप रे क्या आ गया, कितना मुश्किल है। और प्री में तो खैर के आता भी नहीं है, आता भी ज्यादातर मेंस में ही है, लेकिन फिर भी उसको देख के लगेगा ना कि अरे यार क्या हो गया, इतना बड़ा सा डरावना सा। लेकिन ट्रस्ट में अगर वो एग्जाम में आया है ना तो यू गाइस आर लकी एनफ, बहुत लकी हो वो अगर एग्जाम में आया हुआ है तो। क्यों? क्योंकि ना इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। जैसे कि देखो ये है तुम्हारा क्लोज टेस्ट फोर्थ वैरायटी का, इसमें समझना ABCDEFGHIJ करके तुम्हें दिख रहा होगा पैराग्राफ में, ABCDEFGHIJ करके लिखा हुआ है, कुछ चीजें बोल्ड में लिखी हुई हैं। अब देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ए, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ए। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि which of the following words given in the option should come at the place marked as A, मतलब इनमें से तुम्हें ऐसा वर्ड चूज करना है जो A ब्लैंक में फिट आए।
ठीक है। Also, the word should fill in the blanks given in the two sentences given below to make them contextually correct and meaningful. मतलब जो word तुम choose कर रहे हो इस particular blank के लिए, वही word इन दोनों fillers में भी fit आना चाहिए। समझ रहे हो? वही word इस blank में भी fit आएगा और वही word इस blank में भी fit आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सा पैराग्राफ या फ्रेज बोल लो, पैराग्राफ बोल लो, वो गायब कर दिया। ठीक है, पैराग्राफ कंप्लीशन का कंसेप्ट है। यहाँ पर एक लाइन उन्होंने गायब कर दिया। आपने इनमें से चूज करना है कि कौन सा लाइन यहाँ पर फिट आएगा कि ये जो पार्ट है सेंटेंस का वो ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली दोनों तरीके से करेक्ट हो जाए। कंटेक्चुअली भी करेक्ट हो और ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो, तो वो बेटा यहाँ से आपको फ्रेज आपको चूज करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया, ये जो सी पार्ट तुम्हारा बोल्ड में है उसी को यहाँ पर ए बी सी डी ई में ब्रेक करके दे दिया। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एरर डिटेक्शन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एरर डिटेक्शन। यहाँ पे आपको जिस भी पार्ट ऑफ सेंटेंस में एरर दिख रहा है वो आपका आंसर है। तो ये सिमिलरली उसी तरीके से है कि यहाँ पे जैसे डिस्ट्रॉट है एंड दिस इज ए पार्ट। ठीक है, यहाँ पे जैसे ruined तक जाओ तो दिस इज योर बी पार्ट। यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिसिटी तक जाओ तो दिस इज योर सी पार्ट एंड दिस इज योर डी पार्ट, ई इज योर नो एरर। अब इसमें से चूज कर लो कि कौन सा पार्ट में आपका एरर है। अंडरस्टूड? दिस इज टोटली एरर डिटेक्शन। अब उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 4 में। तो बेटा ये डी पार्ट है तुम्हारा। डी पार्ट में देख रहे हो रिपोर्ट, डिस्ट्रॉयड, रेंडर्ड, एस्टिमेटेड, ये 4 बोल्ड में दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा 2 वर्ड है जो एक दूसरे के जगह पे आ जाए, इंटरचेंज हो जाए, एक दूसरे को रिप्लेस कर दे और ये जो सेंटेंस है उसके बाद कंटेक्चुअली मीनिंगफुल बन जाए। बात समझ में आई? जैसे लिखा है इन इट्स रिपोर्ट टू द सेंटर, जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करी, द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रॉयड द नंबर ऑफ पीपल। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया नंबर ऑफ पीपल को, रेंडर्ड होमलेस, जो होमलेस हो गए थे एट 3.7 लाख एंड हाउसेस एस्टिमेटेड एट 3.4 लाख। थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? रिपोर्ट जब उन्होंने सबमिट किया है तो उन्होंने नंबर ऑफ पीपल को डिस्ट्रॉय क्यों किया होगा, है ना? तो अगर हम एस्टिमेटेड को डिस्ट्रॉयड के जगह पे लिख दे, एस्टिमेटेड को डिस्ट्रॉयड की जगह पे लिख दे और डिस्ट्रॉयड को एस्टिमेटेड की जगह पे लिख दे, ऐसा कर दे, तो क्या ये करेक्ट होगा? इन इट्स रिपोर्ट टू द सेंटर द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड, जो उन्होंने रिपोर्ट भेजा है सेंटर में उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है द नंबर ऑफ पीपल रेंडर्ड होमलेस, जो नंबर ऑफ पीपल है जो होमलेस हो गए वो 3.7 लाख है एंड हाउसेस डिस्ट्रॉयड एट 3.4 लाख, और जो हाउसेस डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं वो 3.4 लाख है। तो जब हम लोगों ने एस्टिमेटेड और डिस्ट्रॉयड वर्ड को आपस में रिप्लेस कर दिया तब जाके इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्ड रिप्लेसमेंट। वर्ड जो है आपस में रिप्लेस हो जाता है और मीनिंग करेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी में एस्टिमेटेड और डिस्ट्रॉयड है ना, ये दोनों एक दूसरे का प्लेस इंटरचेंज कर रहा है ना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आई कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वर्ड रिप्लेसमेंट? बोलो। गुड। अब उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। अब लिखा है द साइक्लोन हैज क्रिपल्ड एग्रीकल्चर। क्रिपल्ड का मतलब क्या होता है? अपाहिज कर देना। तो भाई उन्होंने एग्रीकल्चर जो है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, एंड लाइवलीहुड्स इन अ फर्टाइल रीजन, felling thousands of productive trees and surviving livestock। ठीक है, साइक्लोन ने एग्रीकल्चर को क्रिपल्ड कर दिया है, लाइवलीहुड को क्रिपल कर दिया है फर्टाइल रीजन में। thousands of productive trees गिर चुके हैं और लाइवस्टॉक सर्वाइविंग है। अगर लाइवस्टॉक जिंदा है तो लाइवलीहुड क्रिपल कैसे हुआ है? मतलब लाइवस्टॉक के साथ भी कोई दिक्कत हुई है, वो भी वहां पे नेगेटिव वर्ड आएगा। अब आपने इस वर्ड के
इस वर्ड को रिप्लेस करता हुआ यहाँ से वर्ड चूज करना है, जिसकी वजह से ये जो सेंटेंस है वो कंटेक्चुअली इनकरेक्ट है और ये कंटेक्चुअली करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पे साइक्लोन की वजह से सब कुछ क्रिपल हो गया है, तो नेगेटिव मीनिंग वर्ड आएगा। अब इम्प्रूविंग आ नहीं सकता, रेजिंग आ नहीं सकता, रिफ्यूजिंग आ नहीं सकता, सो यहाँ पे किलिंग लाइफ स्टॉक होगा कि जो प्रोडक्टिव ट्रीज फेल हो चुके हैं, लाइफ स्टॉक मर चुके हैं, इसकी वजह से जो साइक्लोन है उसने एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड दोनों को अपाहिज कर दिया है फर्टाइल रीजन में। ठीक है, तो इसको भी बेटा काइंड ऑफ वर्ड रिप्लेसमेंट ही है, इसको भी हम वर्ड रिप्लेसमेंट का ही एक टाइप मानते हैं। देख रहे हो, अब उन्होंने क्या किया है, एक सिंगल क्लोज टेस्ट में फिलर के क्वेश्चन भी है। ये जो पहला सेंटेंस है ये तुम्हारा फिलर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जो दूसरा है ये तुम्हारा पैराग्राफ कंप्लीशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज पैराग्राफ कंप्लीशन। जो तीसरा है दिस इज योर एरर डिटेक्शन। ठीक है, दिस इज योर एरर डिटेक्शन। और ये जो चौथा और पांचवा है दिस इज योर वर्ड रिप्लेसमेंट। दिस इज योर वर्ड रिप्लेसमेंट। अब देख लो कितनी सारी चीजें एक सिंगल क्लोज टेस्ट में घुसी हुई है ना। तो बेटा ऐसा क्लोज टेस्ट भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। फर्दर वो क्वेश्चन नंबर ए से रिपीटेड है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम कंसेप्ट है कि ऐसा वर्ड चूज करो जो यहाँ 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 तीनों जगह फिट आए। 7 में भी वही है कि कोई फ्रेज चूज करो जो यहाँ फिट आए। H में जो तुम्हारा 8 है उसमें भी यही है, नो एरर, एरर डिटेक्शन का पार्ट है। 9 है तो उसमें भी वही है, जो वर्ड्स बोल्ड में है उसको आपस में इंटरचेंज करो। और 10 भी तुम्हारा उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कैसा है ये क्वेश्चन, कैसा है ये क्लोज टेस्ट। क्या आपको 4 वैरायटी भी मैंने बता दी, वैरायटीज भी क्लियर है कि किस वैरायटी में आ सकता है तुम्हारे पास। ठीक है, इसमें बस एक ही चीज है कि जो ऑप्शन में मीनिंग वर्ड्स दिए हुए उस वर्ड को अगर तुम अच्छे से समझ पाते हो तो तुम आराम से कर सकते हो। वर्ड को अगर समझने में थोड़ी भी दिक्कत आती है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। इस वजह से मैं हमेशा कहती हूँ बेटा कि एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो। एडिटोरियल पढ़ोगे तो ये जो वर्ड अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत है वो आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, अब वैरायटी के बाद जो हमारा सेकेंड थिंग है जो वी नीड टू स्टडी कि हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट। हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट। तो टेल मी हाउ टू सॉल्व इट। टेल मी हाउ टू सॉल्व इट। मैम इसमें तो वैसे हमें वो जो हम कीवर्ड्स बनाते थे वो तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है यहाँ आरसी जैसे। एकदम नहीं, कोई कीवर्ड स्टार्टिंग का थोड़ा सा पढ़ लो कि मतलब है किसके बारे में और फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन जंप करते आओ सीधा उस पार्ट पर। ऐसे भी कर सकते, पढ़ लो उसका, ऐसे भी कर सकते हो एकदम। और किसी का कोई अपना पर्सपेक्टिव है, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो भी बता सकता है, किसी को कुछ नहीं कहना। मुश्किल लग रहा है क्या? आरसी से तो इजी है मेरे ख्याल। कुछ तो बोलो, हे भगवान क्या हो गया? दो तीन बच्चे बड़ी मिन्नतों के बाद कोशिश कर रहे हैं कुछ लिखने का। हो जाएगा प्रैक्टिस से, बस इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए बेटा। इसको सॉल्व करने का ना सबसे आसान तरीका ये होता है ना, रीड द पैसेज विदाउट मगिंग अप द आंसर। ठीक है, पैसेज को पूरा बिना ऑप्शंस को देखे हुए, बिना आंसर्स को देखे हुए, कुछ भी ना देखकर एक बार बस पैसेज को ऊपर से नीचे तक पढ़ लो। बड़ा अजीब लगेगा कि अरे यार सब जगह ब्लैंक ब्लैंक है, क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, बट पढ़ लो मेरे कहने पे। ठीक है, जैसे ही तुम पैसेज को पढ़ लोगे तुम्हें क्या होगा, आइडेंटिफाई द थीम। तुम थीम आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, जब थीम आइडेंटिफाई कर पाओगे तो टोन भी आइडेंटिफाई कर पाओगे।
थीम आइडेंटिफाई हो जाएगा तो टोन भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब बेटा ये जो टोन होता है ना, ये 4 तरीके का होता है। जो आपका टोन है ये 4 तरीके का होता है। क्या है ये 4 तरीका? वैसे तो टोन ना बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन तुम्हारा ये जो एरर डिटेक्शन है उसमें मोस्टली यही 4 तरीका आता है। पहला है तुम्हारा कंप्लेनिंग टोन, पहला है तुम्हारा कंप्लेनिंग टोन, दूसरा है तुम्हारा सजेस्टिंग, ठीक है, तीसरा है क्रिटिकल, और चौथा है पॉजिटिव, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर कंप्लेनिंग टोन है ना तो उसमें सारे नेगेटिव वोकैब आएंगे, तो ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन जो है, जो क्लोज टेस्ट है, वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे। यू विल सॉल्व दिस विद एलिमिनेशन मेथड। तो अगर कंप्लेनिंग टोन है तो वहां पे नेगेटिव वोकैब आएगा। आप सजेस्टिव रिपोर्टिंग एक जैसा होता है ना, हाँ काइंड ऑफ आप बोल सकते हो। हाँ, एसएससी क्लोज टेस्ट इज बिट इजियर। मैं ये नहीं बोलूंगी बिट इजियर, बस एसएससी क्लोज टेस्ट में ये होता है कि पैराग्राफ छोटा होता है। हाँ, पैराग्राफ छोटा होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है ना। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे। कंप्लेनिंग टोन है तो नेगेटिव वोकैब, सजेस्टिंग टोन है तो पॉजिटिव वोकैब, क्रिटिकल टोन है तो भैया कोई फायदा नहीं है, फिर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वोकैब आ जाएगा। अगर पॉजिटिव टोन है तब भी कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वोकैब आ जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे। अब क्या है कि इसको थोड़ा बहुत ग्रामर से कर सकते हो रिलेट। ग्रामर से रिलेट करने का मतलब क्या है कि अगर इज आया हुआ है तो भाई इज के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है ना, तो बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो। अगर एन आर्टिकल आया हुआ है तो वॉवल साउंडिंग वर्ड आता है, तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। तो थोड़ा बहुत ये आपका ग्रामर से सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कि कोई ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है जहां पे तुम्हारा ऑप्शन जो है वो हेट वर्ड आपका फिट आएगा, नफरत करना। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन आपका वहां पे फिट आना है, और आपके पास 5 ऑप्शन है। क्या है वो 5 ऑप्शन? पहला ऑप्शन है तुम्हारा हेट ओनली, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा डिसलाइक, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा लव, चौथा ऑप्शन है तुम्हारा अबहॉर, और पांचवा ऑप्शन है तुम्हारा नन ऑफ दीज। और यहाँ पर जो मीनिंग है उसमें तुम्हारा नफरत करना फिट आना है। तो तुम इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, हमारा टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। हेट हेट हेट, श्रुतिका को लग रहा है अबहॉर, बाकी सबका आंसर मोस्टली हेट है। बेटा क्या होता है ना, 1, 2 और 4 बाबा सभी यूज कर दो तुम, है ना। कायदे से जब यहाँ पे नफरत करना है तो हमारे अकॉर्डिंग हेट ही वर्ड फिट आना चाहिए। बट क्या होता है एरर डिटेक्शन में, अगर 2 सिनोनिम्स है, ये तो होगा नहीं। इसका मतलब होता है नापसंद करना, नॉट गिविंग द एग्जैक्ट मीनिंग, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन हेट और अबहॉर दोनों का मतलब सेम है, दोनों साइनों है, दोनों सिनोनिम्स है। ठीक है, तो जब 2 सिनोनिम्स होते हैं तो क्या होता है कि एक आपका कॉमन वर्ड होगा जो सबको पता होगा उसका मतलब, ठीक है, और एक जो होगा वो लेस कॉमन वर्ड होगा जिसको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लो नफरत करने के बारे में बात कर रहे हैं तो हेट तो बड़ा कॉमन है ना, और अबहॉर थोड़ा लेस कॉमन वर्ड है। वैसे अबहॉर भी सब जानते ही है कि इसका मतलब नफरत करना होता है, लेकिन थोड़ा सा लेस कॉमन वर्ड है। चूंकि ये लेस कॉमन वर्ड है ना, यही आपका आंसर होता है। क्लोज टेस्ट में अगर 2 सिनोनिम है तो आप ऑलवेज लेस कॉमन वर्ड को चूज करते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। बहुत बार इस चक्कर में आंसर गलत हो जाता है। You will always have to choose the less common word. अब बोलोगे अनफेयर है मैम, ये क्या है, ऐसे थोड़ी ना होता है।
वैसे थोड़ी ना होता है, लेकिन बेटा ऐसा ही होता है और नंबर इसीलिए मिलेगा। तो उस पे वर्कआउट करना। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, सारे साइन एंड को पता होना चाहिए। गिवन वर्ड में मीनिंग अगर तुम्हें पता है तो वो रिलेट करके तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो आई विल से बाय बाय हियर। ओके, bye bye, take care, and in tomorrow's class we will solve close test. Okay, so rules मैंने आज बता दिए हैं, इसको थोड़ा सा माइंड मेकअप करके आना, कल हम लोग close test solve करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।